नमस्कार छात्रों, मैं जयवीर चौधरी ब्रेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजनीति विज्ञान विषय के साथ पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने। मौलिक अधिकारों के अगले वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको मौलिक अधिकारों की रूपरेखा तथा मौलिक अधिकारों के सामान्य परिचय से आपको परिचित करवाया था। मौलिक अधिकारों का अर्थ हमने वहाँ बताया था, मानव अधिकारों के बारे में वहाँ बताया था। मौलिक अधिकारों के प्रकार कितने हैं, मूल संविधान में कितने हैं, आदि के बारे में आपसे वहाँ चर्चाएं हमने की थी। आशा करते हैं मौलिक अधिकारों की पिछली वीडियो में दी गई जानकारी से आप अवगत हुए होंगे और आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक तथ्य है। आज हम मौलिक अधिकारों के अगले वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले मौलिक अधिकार की। और जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वह है समानता का अधिकार। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। समानता का मौलिक अधिकार जो विस्तृत है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। सबसे पहला मौलिक अधिकार है जिसकी बात हम आपसे कर रहे हैं। मौलिक अधिकार का नाम है समानता का मौलिक अधिकार। और समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक फैला हुआ है। 5 अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। बड़े ही आराम से हम इसकी बात करेंगे, आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है कि मौलिक अधिकार पढ़ाई के लिहाज से तो महत्वपूर्ण हैं ही, साथ साथ ये हमारे व्यवहारिक जीवन में या आम जीवन में भी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। नागरिक होने के नाते हमें हमारे मौलिक अधिकारों से परिचित होना चाहिए, इन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और यदि इनका हनन होता है तो इस हनन को रोकने के भी प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैं जयवीर चौधरी आपको आज प्रारंभ कराने जा रहा हूँ मौलिक अधिकारों का पहला मौलिक अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार। बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे। आप किसी भी परीक्षा के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो उसको सही तरह से हल करने के लिए आपको मेरा वीडियो अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक और भाषा को देखते हुए आपको वीडियो देखना है। चलिए, समानता के मौलिक अधिकार का सामान्य अर्थ है भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान है। राज्य उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात हम कहते हैं कि भारत में हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, हम किसी भी संप्रदाय से हैं, हमारा जन्म कहीं पर भी हुआ है, हम राज्य की नज़र में कैसे हैं, समान हैं। और हम राज्य की नज़र में समान हैं अर्थात हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और यदि होता है
तो ये मौलिक अधिकार का क्या माना जाएगा, हनन माना जाएगा। तो समानता के मौलिक अधिकार में सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है या जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दो बात कही गई है, आपको ध्यान से देखना है। आर्टिकल 14 दो बातों की व्याख्या करता है। सबसे पहली जो बात है वो है आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समानता और दूसरी जो बात है वो है विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 को ध्यानपूर्वक देखना है। आर्टिकल 14 में पहली जो बात हमने कही है या मैंने जो पहली बात लिखी है या हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समानता। यहाँ आपको ध्यान देना है, ये जो विधि के समक्ष समानता जो शब्द है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन में इसका जो प्रतिपादक है वो है विद्वान डाइसी। समानता के मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। समानता का मौलिक अधिकार फैला हुआ है अनुच्छेद 14 से लेकर 18। अनुच्छेद 14 में दो प्रकार की बातों का समावेश है। पहली बात क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का जो प्रतिपादक है वो कौन है, डाइसी। डाइसी कहाँ का है, ब्रिटेन का है। और ये जो शब्द है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और दूसरा जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है जिसका नाम है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण हमने कहाँ से लिया है, तो आपको याद रखना है विधियों का समान संरक्षण हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है तो दोनों ही शब्दों को हम बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बनता है। विधि का सामान्य अर्थ है कानून। आपको ध्यान देना है, विधि का सामान्य अर्थ क्या है, कानून। अर्थात कानून की नज़र में भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कैसा है, समान है। राज्य उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। दोबारा सुनना है, विधि का सामान्य अर्थ क्या है, कानून। तो आर्टिकल 14 का जो पहला शब्द वो क्या कहता है, कानून की नज़र में भारत का प्रत्येक व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे कानून की नज़र में भारत का प्रत्येक व्यक्ति कैसा होना चाहिए, समान। चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, किसी भी जाति का है, स्त्री है या पुरुष है, राज्य उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये कहता है विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत। विधियों का समान संरक्षण, गौर से देखना है। अनुच्छेद 14 का दूसरा भाग है वो यह कहता है कि राज्य को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिससे पिछड़े हुए वर्गों, उपेक्षित लोगों को भी कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो सके। ऐसे लोग जो आम धारा से पिछड़ गए हैं या वो आम लोगों से पीछे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रकार के कानूनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 का दूसरा भाग ये कहता है कि राज्यों को ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए कि वह अपने नागरिकों के लिए विशेष प्रकार के कानूनों का क्या कर सकें, निर्माण। और निर्माण कर सकें तो फिर वहाँ किसकी भावना का विकास हो सके, समानता की भावना का। यहाँ अनुच्छेद 14 के संबंध में एक उदाहरण पेश किया जाता है कि किस प्रकार से विधियों के समान संरक्षण को समझा जा सकता है।
तो यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश की गई कि किसी रेस के ट्रैक पर, मान लीजिए हम इसको रेस का ट्रैक मान लेते हैं, और रेस के ट्रैक पर यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 3 लोग खड़े हैं जो दौड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति हैंडीकैप है या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, और सभी को रेस समाप्त करने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया है। तो यहाँ के अनुसार, अर्थात विधि के समक्ष समानता के अनुसार तो हमने व्यवहार समानता का किया है, लेकिन क्या वास्तव में जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो क्या उसके साथ किया गया यह व्यवहार सही है? तो यहाँ हम देखेंगे वास्तव में यह व्यक्ति अन्य 2 व्यक्तियों की अपेक्षा शारीरिक रूप से कमज़ोर है, और शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो इसे अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी राज्य की है। इसी को यदि उदाहरण में समझा जाए कि भारत में रहने वाले ऐसे लोग जो कुछ वर्गों से पिछड़े हुए हैं, जो समानता की भावना से बाहर हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रकार के कानूनों का क्या करना चाहिए? निर्माण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। ये बात लिखी हुई है कहाँ पे? अनुच्छेद 14 में। अब प्रश्न यह है कि यदि कुछ लोगों के लिए विशेष प्रकार के कानूनों का निर्माण यदि राज्य करता है, तो क्या यह मौलिक अधिकार का हनन है? क्या यह मौलिक अधिकार का हनन है? तो हमें पढ़ना है, राज्य के द्वारा स्थापित विधि प्रक्रिया के अनुसार यदि पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए जाते हैं तो इसे मौलिक अधिकार का हनन नहीं कहा जाएगा। अर्थात राज्य अपने लोगों में समानता स्थापित करने के लिए पिछड़े हुए लोगों को ऊपर लाने का प्रयास कर सकता है। ये कह रहा है कौन सा अनुच्छेद? तो हम पढ़ेंगे, ये कह रहा है अनुच्छेद 14 का दूसरा भाग। अब यहाँ देखिए, अनुच्छेद 14 को समानता के मौलिक अधिकार का मूल अनुच्छेद माना गया है। अर्थात समानता के मौलिक अधिकार की विस्तृत व्याख्या या मूल स्रोत आर्टिकल 14 है। बचे हुए अन्य अनुच्छेद इसके पूरक अनुच्छेद माने गए हैं। अर्थात जो बात हम 14 में विस्तृत रूप से यहाँ बता रहे हैं, वही बात हम आगे जाकर 15, 16, 17 और 18 में भी करेंगे। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। और देखें, कभी कभी प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 14 के अपवाद भारत में कौन कौन से लोग माने गए हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। अपवाद का अर्थ होता है, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति कैसे हैं? समान हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आम लोगों से कानून का संरक्षण ज़्यादा मिला हुआ है। कैसा मिला हुआ है? ज़्यादा। तो आर्टिकल 14 के अपवाद के रूप में आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 14 के अपवाद के रूप में यहाँ पर हम जिन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। दूसरे जो व्यक्ति आते हैं वो हैं संसद के सदस्य, और तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति आते हैं वो हैं विदेशी राजदूत। विदेशी राजदूत, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें कानून का संरक्षण आम लोगों से ज़्यादा है। लेकिन यह बात अनुच्छेद 14 में लिखी हुई है, इसलिए हम इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कहेंगे। ध्यान देना है, अपवाद स्वरूप कौन कौन से व्यक्ति? राष्ट्रपति, संसद के सदस्य और विदेशी राजदूत इस श्रेणी में शामिल माने गए हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 14 का क्या माने गए हैं? अनुच्छेद 14 का माने गए हैं अपवाद। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो अनुच्छेद 14 की बात हम यहाँ कर रहे हैं। समानता का मौलिक अधिकार है। समानता के मौलिक अधिकार का प्रारंभ अनुच्छेद 14 से लेके
18 तक रहेगा। सबसे पहला अनुच्छेद 14 दो प्रकार की बात कर रहा है। पहली बात विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है। विधि के समक्ष समानता जो शब्द है वो हमने कहाँ से लिया है, तो हम पढ़ेंगे ये शब्द हमने लिया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और इसका प्रतिपादक हमने बताया है डाइसी को। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता शब्द कानून की नज़र में भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कैसा है? समान है और किसी के साथ राज्य किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। विधियों का समान संरक्षण यह कहता है कि राज्य यदि चाहे तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रकार के कानूनों का निर्माण भी कर सकता है। अपवाद स्वरूप हमने कौन कौन से व्यक्तियों को पढ़ा है? हमने यहाँ राष्ट्रपति की बात आपसे की है, हमने यहाँ संसद के सदस्यों की बात आपसे की है और यहाँ पर हमने विदेशी राजदूतों की बात भी आपसे की है। ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे समानता के मौलिक अधिकार के अगले अनुच्छेद की, जिसका नाम है अनुच्छेद 15। राज्य जाति धर्म लिंग मूल वंश एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आदि के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान से देखना है। राज्य जाति धर्म लिंग मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर अर्थात अनुच्छेद 15 में 5 बातों का उल्लेख है। ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। कितनी बातों का उल्लेख है? 5 बातों का। कौन कौन सी बातों का? जाति धर्म लिंग मूल वंश एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? तो हम पढ़ेंगे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसका जन्म किसी भी वंश में हुआ हो और वह भारत में किसी भी स्थान पर रहने वाला हो, राज्य की नज़र में वह व्यक्ति कैसा है? समान है। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यदि भेदभाव होता है तो यह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हनन। और यदि उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह उसकी रक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है। कहाँ जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। ध्यान देना है। कहाँ जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। आगे देखें, अनुच्छेद जो 15 है उस 15 के 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5। पहले तो हम अनुच्छेद 15 की ही बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 कह रहा है राज्य जाति धर्म लिंग मूलवंश एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यदि भेदभाव करता है तो ये मौलिक अधिकार का क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। भारत का नागरिक होने के नाते हमें भी विशेष रूप से याद रखना है, यदि हमारे साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर होता है, लिंग के आधार पर होता है, हमारे वंश के आधार पर होता है या जन्म स्थान के आधार पर हो रहा है, तो हम इसे अपने मौलिक अधिकार का क्या मानेंगे? हनन मानेंगे। और हम इसकी रक्षा के लिए कहाँ चले जाएंगे? न्यायालय चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? न्यायालय। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो अनुच्छेद 15 है इसके कितने भाग हैं?
5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5। वो आपको याद रखने हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं तो आपको पढ़ेंगे 15.1 में हम पढ़ेंगे। 15.1 में क्या पढ़ना है? राज्य, जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या पढ़ेंगे? राज्य, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 15। जो बात हमने 15 में की है वही बात लगभग हम 15.1 में भी कह रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है अनुच्छेद 15 में 5 बातों का उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद 15.1 में 3 बातें कही गई हैं। जाति, धर्म एवं लिंग। यहाँ आपको याद रखना है। ये कह रहा है कौन सा अनुच्छेद? 15.1। यदि इनके आधार पर भेदभाव होता है तो ये आपके मौलिक अधिकार का क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15.2। 15.2 में आपको देखना है राज्य, सार्वजनिक स्थानों, राज्य सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक स्थान कौन कौन से? जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, अस्पताल के अलावा पंचायत घर, पानी भरने के स्थान। पानी भरने के स्थान तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, हैंडपंप हो सकता है, बावड़ी हो सकती है, नदियाँ हो सकती हैं। तो 15.2 कह रहा है राज्य सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, पंचायत घर, पानी भरने के स्थान के उपयोग में भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। 15.2 कहता है जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं जिनका उपयोग सभी व्यक्तियों को समान रूप से करना चाहिए या जिनको समान रूप से करने की छूट दी गई है, अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का कोई भेदभाव होता है तो फिर यह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या होगा? हनन माना जाएगा। याद रखना है। और अगर हनन होता है तो फिर व्यक्ति न्यायालय की शरण भी ले सकता है। किसकी शरण ले सकता है? न्यायालय की शरण। ये कहता है कौन सा अनुच्छेद? 15 का भाग नंबर 2। नेक्स्ट है 15.3। 15.3 क्या कहता है? राज्य बच्चों एवं महिलाओं राज्य बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष कानूनों का निर्माण कर सकता है। विशेष कानूनों का निर्माण कर सकता है। 15.3 यहाँ स्पेशल रूप से आपको देखना है कि यहाँ पर हम महिलाओं के लिए विशेष प्रकार के कानूनों की बात कर रहे हैं।
तो बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि राज्य लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन 15(3) स्पेशली महिला और बच्चों के लिए राज्य के द्वारा बनाए जाने वाले विशेष प्रकार के कानूनों की बात कर रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यदि राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रकार के कानूनों की बात करता है तो इसे पुरुष अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये 15(3) में रिटन है, क्योंकि ऐसा हमारा संविधान कहता है। पंद्रह तीन के बाद देखिए 15(4) अनुच्छेद 15 का भाग नंबर 4। अनुच्छेद 15(4) में स्पष्ट लिखा हुआ है, राज्य सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों राज्य सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों। अब सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। राज्य सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश, यहाँ ध्यान देना है, प्रवेश का मतलब एडमिशन, प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ध्यान देना है, यहाँ हमने बात की है प्रवेश की, यहाँ हमने बात की है रिजर्वेशन की, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, जितने भी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान हैं भारत में, उन शिक्षण संस्थानों में हम दो प्रकार के लोगों, जिनमें हमने पहली बात की अनुसूचित जाति और दूसरी हमने बात की अनुसूचित जनजाति, को हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन वो है रिजर्वेशन कहाँ पर है, तो आपको ध्यान देना है, वह रिजर्वेशन कहाँ पर है? प्रवेश में है। यह रिजर्वेशन इन्हें प्रवेश में दिया जा रहा है और एडमिशन में दिया जा रहा है। तो ऐसा जो प्रावधान है वो 15 के भाग नंबर 4 में है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 15 के भाग नंबर 4 में। देखिए, हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात रिजर्वेशन की नौकरियों में होगी तो हम अनुच्छेद 15 के स्थान पर 16 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 16 की। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 15 में रिजर्वेशन की बात मैं कर ज़रूर रहा हूँ, लेकिन वह रिजर्वेशन की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इन स्थानों पर जब भी अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे प्रवेश लेंगे तो उन्हें एडमिशन में या उस स्कूल या कॉलेज में जितनी भी सीटें हैं उन सीटों में से कुछ सीटों पर क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। और ये आरक्षण का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 15(4) में। 15(4) को ध्यान से देखना है।
ये जो 15/4 है, ये 15/4 प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया है। इस चीज़ को विशेष रूप से आपको याद रखना है। ये जो 15/4 में ये प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान कब किया गया है, तो हमें ध्यान देना है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसका प्रावधान किया गया है। ये कहता है हमारे मौलिक अधिकार, समानता के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 का भाग नंबर 15/4। अब हम बात करेंगे 15/5 की। तो अनुच्छेद 15/5, गौर से देखना है अनुच्छेद 15/5 को। अनुच्छेद 15/5 कहता है कि राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों, राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे एम्स, IIT, राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों, जिसमें हमने उदाहरण लिए हैं एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आदि में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को प्रवेश में आरक्षण दे सकता है। अब यहाँ देखिए 15/4 में भी मैंने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में बच्चों को, कैसे बच्चों को, तो आपको ध्यान देना है अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति के बच्चों को हम SC और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को क्या कहते हैं, ST। को प्रवेश में आरक्षण की बात हमने की थी, लेकिन प्रश्न यह उठा कि जब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में हमने बच्चों को रिजर्वेशन दिया, तो रिजर्वेशन देने के बाद संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने एक बात कही कि भारत में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन उच्च शिक्षण संस्थानों को रिजर्वेशन से अलग रखा जाना चाहिए। तो 1951 से लेकर और 2006 तक ये जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, इनमें किसी भी कैटेगरी को या किसी भी जाति के आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था। लेकिन 2006 में अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों ने एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थानों में बृहद रूप से आंदोलन किया और उन्होंने मांग की कि जिस प्रकार हमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन है, उसी प्रकार उच्च शिक्षण संस्थानों में भी एडमिशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कहने वाले बच्चे थे। तो इसी के आधार पर भारत के संविधान में
एक संविधान संशोधन किया गया जिसका नाम है 93वां संविधान संशोधन। और 93वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2006 में। और 93वें संविधान संशोधन के आधार पर भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है 15(5). और इस 15(5) को जोड़ने के बाद 15(5) में ये लिख दिया गया कि राज्य यदि चाहे तो उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को क्या दे सकता है? रिजर्वेशन दे सकता है। ऐसा यदि वह चाहे तो क्या दे सकता है? रिजर्वेशन दे सकता है। तो ये कहता है कौन सा अनुच्छेद? 15(5). 15(5) को ध्यान देना है। 15(5) कब जोड़ा गया है? तो आपको ध्यान देना है 93वां संविधान संशोधन 2006। और 93वें संविधान संशोधन 2006 के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपको ध्यान देना है, मनमोहन सिंह। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को रिजर्वेशन संबंधी जो प्रावधान हैं वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं? तो आपको ध्यान देना है 93वां संविधान संशोधन 2006 में। यह है हमारे समानता के मौलिक अधिकार का दूसरा अनुच्छेद जिसका नाम है 15(5). ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की, अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 की जो भाषा है वो आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। समानता के मौलिक अधिकार का दूसरा अनुच्छेद जिसका नाम है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। यहां लोक का अर्थ लिया गया है सरकारी और नियोजन का अर्थ है अवसर। अवसर का अर्थ है नौकरी। तो अनुच्छेद 16 कहता है भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के द्वारा निकाली जाने वाली सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अर्थात राज्य किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यदि भेदभाव करता है तो अनुच्छेद 16 के आधार पर उसके मौलिक अधिकार का क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। दोबारा सुने, आर्टिकल 16 की भाषा है लोक नियोजन में समानता। लोक का अर्थ लिया हमने यहाँ सरकारी और नियोजन का अर्थ लिया अवसर। अवसर का अर्थ ले रहे हम क्या? नौकरी। तो 16 क्या कहता है? भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के द्वारा निकाली जाने वाली सरकारी नौकरियों में कैसे अवसर प्रदान किए जाएंगे? तो हम पढ़ेंगे समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अर्थात किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव 3 आधारों पर वही बता रहे हैं, भेदभाव जाति के आधार पर, भेदभाव धर्म के आधार पर और भेदभाव लिंग के आधार पर। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यदि भेदभाव होता है तो यह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या होगा? हनन माना जाएगा। अनुच्छेद 16 में आपको 16 के अलावा 2 अनुच्छेद और याद रखने हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें एक है 16(4). तो 16(4) को पहले देख लेते हैं। 16(4) क्या कहता है? 16(4) कहता है राज्य अनुसूचित जाति जनजाति, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा ऐसे वर्गों के लिए
ऐसे वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। जो पिछड़े हुए हैं। अब यहाँ गौर से देखना है, अनुच्छेद 15 में भी हमने आरक्षण की बात की थी और अनुच्छेद 15 में हमने आरक्षण की बात की थी तो वहाँ हमने आरक्षण एडमिशन में दिया है, वहाँ हमने आरक्षण किस में दिया है? प्रवेश में दिया है। 16(4) सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या भारत के कुछ अन्य वर्गों के लिए आरक्षण की बात कर रहा है। और वो आरक्षण की बात कहाँ की जा रही है? तो आपको ध्यान देना है, यहाँ आरक्षण की बात की जा रही है सरकारी नौकरियों में। वर्तमान में ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है कि ये जो आरक्षण है, यह आरक्षण जाति के आधार पर ना होकर आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। अब एक नई पहल है, देखिए क्या होता है। समय समय पे यही आरक्षण नामक जो महादानव है वो बहुत बड़ी हिंसा का शिकार भी हुआ है, जिसके कारण बहुत बड़ी हिंसा भी हुई है। समय समय पे सरकारों ने इसी आरक्षण के नाम पर वोट भी ग्रहण किए हैं, सरकारों का गठन भी हुआ है और सरकारों का पतन भी हुआ है। लेकिन हमें आर्टिकल 16(4) में केवल इतना याद रखना है कि राज्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 16(4), 16 का भाग नंबर 4। 16 के भाग नंबर 4 में ही एक और अनुच्छेद बनाया गया जिसका नाम है 16(4) का क। तो हम कह सकते हैं 16 का 4 और 4 का क। क्या कहता है यह ध्यान से देखना है। राज्य सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण दे सकता है। यहाँ पर जो हम आरक्षण की बात कर रहे हैं वो आरक्षण हम किस में देने की बात कर रहे हैं? अनुसूचित जाति आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, पदोन्नति में या प्रमोशन में। और यह जो आरक्षण है यहाँ केवल 2 जातियों की बात की गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। 16(4) के क्या कहता है कि सरकारी नौकरी में लगने के बाद भी आर्टिकल 16(4) के अनुसार यदि राज्य चाहे तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को प्रमोशन में भी क्या दे सकता है? आरक्षण। हम ये कह सकते हैं दे सकता है, दे रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे सरकारी नौकरी लगने के बाद अपने विभाग में अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी प्रमोट होते हैं या जल्दी ही उनका क्या हो जाता है?
प्रमोशन हो जाता है। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि ऐसा मेरे संविधान में लिखा हुआ है 16 के भाग नंबर 4 के क में। ठीक है, दोबारा सुन लेते हैं। 16(4) का भाग नंबर क्या कहता है? राज्य सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को पदोन्नति में भी क्या दे सकता है? आरक्षण दे सकता है। और यदि ऐसा होता है तो यह अन्य बच्चों के मौलिक अधिकार का क्या नहीं माना जाएगा? हनन नहीं माना जाएगा। और यदि वो इसे हनन मानते हैं तो इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ऐसा मेरे संविधान में लिखा हुआ है। चलिए, समानता के मौलिक अधिकार का अगला अनुच्छेद देखते हैं। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद है? 17। आर्टिकल 17 की भाषा आपको देखनी है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 आपको देखना है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि। तो देखिए, आर्टिकल 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हम समानता की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 17 इसी समानता की बात कर रहा है। क्योंकि भारत में जातिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर या राजनीतिक आधार पर बहुत सारे लोगों के साथ छुआछूत या ऊंच नीच की भावना का प्रयोग होता है। तो संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे और वो जानते थे कि अगर भारत का विकास करना है तो भारत में समानता स्थापित करनी पड़ेगी, और समानता स्थापित करने के लिए आपको कानूनों का निर्माण भी करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद अगर भारत में किसी व्यक्ति के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, ऊंच नीच की भावना का प्रयोग होता है या छुआछूत का प्रयोग होता है, स्पेशल रूप से आर्टिकल 17 में जो बात हुई है वो क्या है? वो है छुआछूत की बात का प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में इसे उसके मौलिक अधिकार का क्या मान लिया जाएगा? हनन मान लिया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? ये अनुच्छेद कह रहा है 17। अर्थात राज्य किसी के साथ छुआछूत, जाति सूचक शब्द और अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं ऊंच नीच की भावना का प्रयोग नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो यह उसके मौलिक अधिकार का क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हम बात करेंगे समानता के मौलिक अधिकार के अंतिम अनुच्छेद की, और अंतिम अनुच्छेद है 18। अनुच्छेद 18 की जो भाषा आपको देखनी है वह है उपाधियों का अंत। क्या है भाषा? तो आपको देखनी है, भाषा का नाम है उपाधियों का अंत। उपाधियों से हमारा तात्पर्य क्या है? तो उपाधियों से हमारा तात्पर्य है पदक या पदवियाँ। आज़ादी से पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं और लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन ने हमारे ऊपर क्या किया है? राज्य किया है। ब्रिटेन से पहले भी हमारे यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही है। तो उस स्थिति में भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों के पास कुछ उपाधियाँ थीं, जैसे हम कह सकते हैं राजा, महाराजा, महाराज कुमार इत्यादि। जो उपाधियाँ हैं वो लोकतंत्र में निरस्त मान ली गई हैं। अर्थात संविधान होने या संविधान लागू होने के बाद इन्हें क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि पदक या पदवी जिस व्यक्ति के पास होती है वह व्यक्ति अपने आप को अन्य व्यक्तियों से क्या समझता है? श्रेष्ठ समझता है। और जब श्रेष्ठ समझता है तो फिर समानता के स्थान पर लोगों के मध्य असमानता की भावना आती है।
तो संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा कि अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त की गई उन समस्त प्रकार की उपाधियों का निषेध कर दिया गया है, जिसके कारण क्या व्याप्त होती है, असमानता। क्योंकि हमें क्या स्थापित करनी है, तो ध्यान रखना, हमें स्थापित करनी है क्या, समानता। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है कि क्या राज्य के द्वारा कभी भी उपाधियाँ प्रदान नहीं की जाएंगी। तो अनुच्छेद 18 में एक बात कही गई है कि अनुच्छेद 18 में 3 क्षेत्र ऐसे छोड़े गए हैं कि जहाँ अगर उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं तो इसे मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। ध्यान से देखना है, उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है, अर्थात उन्हें समाप्त कर दिया गया है। अगर उपाधि प्रदान की जाती है तो इसे मौलिक अधिकार का क्या माना जाएगा, हनन। लेकिन फिर भी 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो अनुच्छेद 18 के अपवाद हैं, अर्थात उन क्षेत्रों में यदि उपाधियां दी जाती हैं तो इसे मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आपको ध्यान देना है। उन क्षेत्रों में सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है कौन सा है, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में यदि राज्य के द्वारा उपाधियां दी जाती हैं तो इसे मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। दूसरा है सेना। सेना में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने पर या महत्वपूर्ण योगदान अदा करने पर उपाधियां अगर दी जाती हैं तब भी इसे मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। और तीसरा है यहाँ पर राज्य के सम्मान। राज्य के सम्मान उदाहरण में हम ले सकते हैं, राज्य के सम्मानों में हम ले सकते हैं भारत रत्न, पद्म भूषण इत्यादि। सेना में ले सकते हैं परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र इत्यादि। शिक्षा में ले सकते हैं हम PhD, D.Litt, GRF, नेट इत्यादि। इस तरह की उपाधियां यदि प्रदान की जाती हैं तो इसे अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इन 3 क्षेत्रों के अलावा अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि दी जाती है तो इसे मौलिक अधिकार का क्या मान लिया जाएगा, हनन। तो अनुच्छेद 18 के अनुसार समस्त प्रकार की उपाधि या पदकों का क्या कर दिया गया है, विरोध किया गया है या उनका निषेध कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर किसी भारतीय व्यक्ति को विदेश से पुरस्कार प्राप्त होता है, किसी बाहरी देश के द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मंजूरी लेनी पड़ेगी, किसकी, राष्ट्रपति की। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विदेशों से ग्रहण किए जाने वाले पुरस्कार केवल तब ही ग्रहण किए जा सकते हैं जब ऐसा करने की अनुमति हमें कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। कौन देगा, राष्ट्रपति। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है पहला मौलिक अधिकार, जिसका नाम है समानता का मौलिक अधिकार। समानता के मौलिक अधिकार में मैंने आपको 5 अनुच्छेद पढ़ाए हैं, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। अनुच्छेद 14 का यदि सामान्य अर्थ लिया जाए तो वहाँ हमने आपको बताया है कि कानून की नज़र में भारत का प्रत्येक व्यक्ति कैसा है, समान है। 15 कहता है राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 में हमने सरकारी नौकरियों में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार की बात की है। 17 में हमने कहा था अगर किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत, ऊंच नीच या जाति सूचक शब्द आदि का प्रयोग होता है तो यह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या होगा, हनन मान लिया जाएगा। और अनुच्छेद 18 में हमने कहा ऐसी समस्त प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है जो व्यक्ति में असमानता लाने का क्या करती हैं, काम करती हैं। लेकिन 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। कौन कौन से, शिक्षा, सेना और राज्य के सम्मान। तो मौलिक अधिकारों के विवेचन के तहत आज मैंने आपको समानता के मौलिक अधिकार के बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम
अगले मौलिक अधिकार के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जिसे हम दूसरा मौलिक अधिकार भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। Thank you so much.